अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है और आपने क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड अ मैट्रिक्स सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ओ। आपने इसको ज़ीरो नहीं पढ़ना, ये ओ लिखा हुआ है कैपिटल ओ। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जो नल मैट्रिक्स होता है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। तो ये वही नल मैट्रिक्स की बात हो रही है। आपको लेफ्ट साइड पे ए और बी दो मैट्रिक्सेस पता हैं और सी नहीं पता, ये सी आपने फाइंड करना है। और आपको राइट साइड पे पता है कि नल मैट्रिक्स ओ आ रहा है। तो चलिए इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने ए मैट्रिक्स पुट करना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, 3 - 1 2 0 6 1 -1 0 एंड -3। उसके बाद आपने बी मैट्रिक्स पुट करना है, 2 1 7 0 2 -1 -3 4 एंड 2। उसके बाद आपने सी की जगह सी एज इट इज लिखा रहने देना है, क्योंकि सी आपने फाइंड करना है, सी की वैल्यू आपको नहीं पता। और राइट साइड पे अपने नल मैट्रिक्स लिखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिसेस हैं ए और बी उनका ऑर्डर 3x3 है, इसलिए राइट साइड पे जो आप नल मैट्रिक्स लिखेंगे उसका ऑर्डर भी आपने 3x3 लिखना है। जो भी इन मैट्रिसेस का ऑर्डर होना है आपने वही ऑर्डर यहाँ पे लिखना है, क्योंकि नल मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। ये प्लस का साइन है, इट मीन्स एडिशन होगी। और एडिशन कैसे होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड करना है। यानी 3 को आप इस 2 में ऐड कर दोगे, -1 को इस 1 के अंदर ऐड कर दोगे, 2 को 7 में। इसी तरह से आपने सारे में एंट्रीज जो है वो ऐड करके अपना नेक्स्ट स्टेप लिखना है। तो मैं लिख लेती हूँ 3 + 2 -1 + 1 2 + 7 0 + 0 6 + 2 1 + -1 -1 + -3 0 + 4 -3 + 2 प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा। और राइट साइड पे नल मैट्रिक्स आपने एज इट इज़ लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। 3 + 2 आपके पास आ जाएगा 5 0 9 0 8 0 -4 4 एंड -1। उसके साथ प्लस सी है, राइट साइड एज इट इज चलती रहेगी। अब आपने चूंकि सी मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो सी के साथ ये जो मैट्रिक्स आपका आ चुका है ये यहाँ से रिमूव होना चाहिए। इसको आपको राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 0 0 यानी नल मैट्रिक्स में से इसने सब्ट्रैक्ट हो जाना है। तो पहले हम नल मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे। उसमें से माइनस हो जाएगा ये वाला मैट्रिक्स। उसके बाद आपने इसको इस दोनों मैट्रिसेस की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ। 0 में से 5 माइनस हो जाएगा तो -5 आ जाएगा, देन 0, देन -9 0 -8 0 4 -4 एंड 1। तो ये आपका फाइनल आंसर मैट्रिक्स सी आ चुका है जो आपने फाइंड करना था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप लोगों ने मैट्रिक्स ए फाइंड करना है, जबकि आपको ये एक इक्वेशन गिवन है जिसमें मैट्रिसेस हैं, 3 मैट्रिसेस हैं इसमें आपको नज़र आ रहे हैं और एक ए मैट्रिक्स यहाँ पे आ रहा है अननोन, जो आपने फाइंड करना है। ए मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स कि ए का जो आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स ए आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 1 3 2 फर्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, ए भी एज इट इज़ है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये ए के राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब इस साइड शिफ्ट होगा तब भी ये राइट साइड पे ही डिवाइड होगा।
तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1 और उसके साथ आपके पास डिवाइड हो जाएगा 1 2 3 4। अब आप जानते हैं कि मैट्रिसेस के अंदर एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, जबकि डिवीजन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे तो डिवाइड आ चुका है, तो डिवीजन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं आपको बताती चलूँ कि जब आपने डिवीजन को सॉल्व करना होता है तो आपने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना होता है। सपोज़ आपके पास देखें एक नंबर है ना 2, इसको आपने डिवाइड करना है 3 के साथ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि ये जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल आ जाता है, ये तो पता है आपको बात। और नेक्स्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इनवर्स। अब ये 3 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी 2 को हम बेसिकली 3 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पर भी आपके पास ये मैट्रिक्स अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई के साइन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलें हम इसी तरीके से करते हैं, ये एज इट इज़ लिखा रहने देंगे हम, ए भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई कर देंगे, यही मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे -1 पावर में, मीन्स कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। अब सबसे पहले आप इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे और उसको यहाँ रिप्लेस करेंगे। अब आपको एक नया फार्मूला सीखना होगा कि जब आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना होता है तो उसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास ये होता है। ए आपके पास सपोज कोई मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स आपने फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इस ए मैट्रिक्स की बात नहीं कर रही, ये मैं जनरल फार्मूला लिख रही हूँ, यहाँ पे कोई भी लेटर आप यूज़ कर सकते हैं। यानी अब आपके पास ए जो है वो ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स जब फाइंड करना है तो ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। आपको एडजॉइंट भी चाहिए और डिटर्मिनेंट भी चाहिए। अब देखते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट जब आप लेते हैं तो आपके पास ये जो प्राइमरी डायगोनल होता है इसकी एंट्रीज को आप शिफ्ट कर देते हैं, यानी 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। इंटरचेंज कर देना है आपने एंट्रीज को, प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज को, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसकी एंट्रीज का आपने साइन चेंज कर देना है, यानी ये -3 और ये -2 हो जाएगा। अगर ये ऑलरेडी -3 होता तो इसका जब हम एडजॉइंट लेते हैं तो -3 की बजाय +3 कर देते। जो भी आपके पास साइन होगा उसको आपने बस चेंज कर देना है। क्या बताया मैंने, एडजॉइंट में प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज चेंज करनी है, एक्सचेंज करनी है आपस में, और सेकेंडरी डायगोनल के एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं सब एंट्रीज के। तो ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं डिटर्मिनेंट पे। तो डिटर्मिनेंट का सिंपल फार्मूला है कि आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल वाली एंट्रीज को, प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज पहले मल्टीप्लाई होंगी, देन माइनस का साइन लगेगा, देन सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी। तो आपके पास एक जो है फिक्स नंबर आंसर में आ जाएगा जो कि डिटर्मिनेंट होगा। मैट्रिक्स नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। डिटर्मिनेंट में एक नंबर आएगा। तो एडजॉइंट जब हम लेते हैं तो आंसर में अगेन मैट्रिक्स ही आता है, जबकि डिटर्मिनेंट लेने से हमारे पास एक नंबर आ जाता है, स्केलर नंबर आ जाता है, जो कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो चलिए हम इस पर अप्लाई करते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा। लेफ्ट साइड तो एज इट इज़ लिखी रहेगी, वन 0 0 1, ये भी एज इट इज़ आएगा। अब इसका इन्वर्स है तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, सॉरी एडजॉइंट लिखेंगे और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या बनेगा, 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 4 1, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, -3 -2। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है, जो डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है उसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, इसलिए मैंने ऐसे यहाँ पे स्पेस छोड़ी है। डिटर्मिनेंट में क्या करना है, 1 4 आर 4 -2 3 आर 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 1/-2, और -2 के साथ ये हर एंट्री के साथ आ रहा है, तो इस -2 के साथ हम इस हर एंट्री को डिवाइड कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेती हूँ, -2 के साथ आप डिवाइड करेंगे। 4 को भी -2 से डिवाइड करो तो आंसर बनता है -2, -2 को -2 से करो तो आंसर बनता है 1 + 1। ठीक है, यहाँ पे -2 आ रहा है ना, और ये बन जाएगा 3/2 और ये बन जाएगा -1/2, क्योंकि हम -2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं।
उसके बाद आपने देखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपने याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो आइडेंटिटी के साथ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो यही मैट्रिक्स वापस आंसर में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपके पास स्केलर नंबर्स की हम बात करते हैं, रियल नंबर्स की, तो हमारे पास आइडेंटिटी जो होती है वो आपके पास होती है 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्यों आइडेंटिटी होती है? क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर में वही नंबर आता है। चाहे आप 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप 100 कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आंसर में वही आता है। इट मीन्स कि आपके पास जो 1 होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इसी तरह से यहाँ मैट्रिसेस में भी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर में वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो आपको लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ट्रिक यूज़ करके अपना आंसर जो है वो शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि आपने तो ए मैट्रिक्स फाइंड करना था, ए के साथ अभी भी ये एक मैट्रिक्स आ रहा है, इसको भी हमने रिमूव करना है। इसको भी हम इक्वल की दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आपके पास स्टार्ट में मैट्रिक्स था ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वाला मैट्रिक्स, तो ये जब इस साइड गया तो राइट साइड पे, इधर ए के राइट साइड पे था तो इधर भी राइट साइड पे मल्टीप्लाई हुआ था, सॉरी डिवाइड हुआ था। तो अभी भी हमारा जो मैट्रिक्स है ये वाला, ये ए की लेफ्ट साइड पे है तो उस साइड जाएगा तो लेफ्ट साइड पे आएगा। अब आप डिवाइड का साइन नहीं लगाएंगे, अभी आपको समझ आ गई है कि जब मैट्रिक्स लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट होता है तो उसको हम इनवर्स लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी वही मैट्रिक्स आएगा, लेफ्ट साइड पे था तो इधर भी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आएगा। तो ये मैंने लिख लिया है और इसके ऊपर मैं इनवर्स लगाऊंगी और आगे हमारा जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ रहेगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो उसी तरह से आपने इसका एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट क्या बनेगा जी? 1 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4 माइनस 3 1 ज़ार 3। और एडजॉइंट के लिए आप 2 और 2 की प्लेस चेंज करेंगे तो अगेन 2 2 ही बनेगा और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो -1 और -3 बनेगा। और ये टर्म जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 4 - 3 करने से 1 आएगा, 1/1 ये तो 1 हो गया डिटर्मिनेंट, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1 हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो 2 - 1 - 3 2 एज इट इज़, -2 3/2 1 -1/2 ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपके पास दो मैट्रिसेस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अभी आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने लगी हूँ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन का, कि मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपने इसको याद रखना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेबल कब होते हैं? जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल आ जाएं। क्या मैंने बोला है कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो पहले लिखा हुआ है फर्स्ट, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ की इक्वल आ जाएं, तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सिंपल हमने ये देखा कि अगर उनके जो ऑर्डर है वो सेम है तो तब हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जबकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ की इक्वल होना ज़रूरी है। अभी हम चेक करते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेबल है भी या नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं। इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ रोज़ की इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब आपने क्या कैसे मल्टीप्लाई करना है? इसकी फर्स्ट रो को कंसीडर कर लेना है और इसके फर्स्ट कॉलम को। क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई -2, देन आपने प्लस का साइन लगाना है, इसकी सेकेंड एंट्री -1 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से इसी की फर्स्ट रो ही कंसीडर किए रखनी है और इसके फर्स्ट कॉलम डन हो चुका है, इसके सेकंड कॉलम पे आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1/2। फिर आपने नीचे आ जाना है, क्योंकि अब सेकंड रो की बारी है तो अपने सेकंड रो पे आ जाना है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1।
इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1/2। तो इस तरीके से आपने मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना होगा। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, क्या आंसर बनता है। ये बनेगा जी -4 और ये बनेगा -1 विच इज़ -5। ये बनेगा 6 + 2 8। ये तो कटिंग हो जाएगी, यहाँ से 3 रह जाएगा। 3 + 1/2 ये आंसर बनेगा 5/2 और यहाँ से मेरे पास बन जाएगा -9/2 और -9/2 -2/2 -11/2 आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ए मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है। इसी का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं सेम पैटर्न पे। जी, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी आपने एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है और आपको ये कंडीशन है कि इक्वेशन गिवन है। अब आप जानते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है इसको हम जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो सिंपली इसका इन्वर्स लेके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास बनेगा x = 3 2, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे था तो राइट साइड पे जाकर भी ये लेफ़्ट साइड से ही मल्टीप्लाई होगा। ऊपर इन्वर्स आपने मस्ट लगाना है, भूलना नहीं है। 2 1 and 0। जी, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका इन्वर्स लेना है, जबकि ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो जब आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो उसका इन्वर्स हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसके डिटर्मिनेंट का फार्मूला भी हमें नहीं आता और एडजॉइंट का फार्मूला भी नहीं आता। जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए थे। तो इट मीन्स कि इससे आगे तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये मेथड हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से करते हैं। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो आपने अपने माइंड में रखना है कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि मेरे पास आंसर आ सके। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये वाला, इसकी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो जो एक्स मैट्रिक्स आएगा हमारे पास आंसर में, जो एक्स हमने फाइंड करना है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में भी आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना है इसके कॉलम और उसकी रोज़ इक्वल होनी चाहिए। तो इसके कॉलम्स कितने हैं 1 2 और इसकी रोज़ कितनी होनी चाहिए 2 रोज़ होनी चाहिए, क्योंकि इसके कॉलम्स 2 हैं। तो आपने यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स खुद सिलेक्ट कर लेना है कि लेट जो एक्स मैट्रिक्स है उसके अंदर इसके 2 कॉलम्स हैं तो उसकी 2 रोज़ होनी चाहिए। जनरल हम लेट करेंगे, यानी ABC या XY कुछ भी हम लेट कर सकते, कोई भी अल्फ़ाबेट्स। तो कितनी हमारे पास रोज़ होनी चाहिए 2। तो ABCDEF। तो ये हमने मैट्रिक्स सेट कर लिया है जिसके अंदर 2 रोज़ आ रही हैं। कॉलम का मुझे कैसे पता चला कि 3 लेनी है, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास 3 रोज़ हैं तो इसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे तभी मल्टीप्लाई हो सकेगा। अदरवाइज़ अगर मैं 2 क्रॉस 2 का ले लेती तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती थी। तो ये वाला जो मेथड है जिसमें हम लेट कर लेते हैं, ये आपने फर्स्ट पार्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये ईजी लगे तो ये मेथड आप वहाँ पे भी अप्लाई कर लेना। लेकिन मुझे तो वो वाला मेथड ईजी लगता है, इसलिए मैंने आपको वो वाला मेथड पहले करवाया है। क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट पार्ट में दोनों मेथड जो है वो एप्लीकेबल हैं, जबकि सेकंड पार्ट में ये वाला मेथड नहीं लग सकता। मैंने पहले ये इसलिए लिखा है ताकि आपको बता सकूँ कि कहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, ताकि हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर हमें ये मेथड लगाना पड़ता है। अदरवाइज़ ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी है। अगर आपको ये ईजी लगे तो आप ये वाला मेथड फर्स्ट पार्ट पे लगा के चेक कर लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर जितने कॉलम्स हैं उतनी आपने रोज़ लेनी है और इसके अंदर जितनी रोज़ हैं उतने आपने कॉलम्स लेने हैं ताकि ये मल्टीप्लाई हो सके यहाँ से। अब आपने इस एक्स को इस अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। अब आपने अपने इस एक्स को इस क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। इस एक्स की जगह हम ये लिख लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास क्या बनेगा जी 3 2 0 1 2 0, ये एज इट इज़। और इसके साथ हम लिखेंगे एक्स मैट्रिक्स अपना। और ये बनेगा 7/2 2 1, ये एज इट इज़ हम राइट हैंड साइड लिखेंगे।
आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ए बी सी डी ई एफ इन सब की वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे तो एक्स मैट्रिक्स में पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा जो हमने फाइंड करना था। तो वही हमने रूल लगाना है कि इसको हमने फर्स्ट रो लेना है इसकी और इसकी फर्स्ट कॉलम, तो 3a + 2d हो जाएगा। सिमिलरली इसकी फर्स्ट रो का इसके सेकंड कॉलम के साथ 3b + 2e एंड इसकी फर्स्ट रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 3c + 2f आ जाएगा। अब 0 को a के साथ इसकी सेकंड रो पे आ गए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया 0a + 1d, तो 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ d लिख लेते हैं। इसी तरह से 0b + 1e इसको हम e लिख सकते हैं, 0c + 1f इसको हम f लिख सकते हैं। सिमिलरली थर्ड रो पे आ जाते हैं, इसकी थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया तो 2a + 0d इसको जस्ट 2a लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2b + 0e इसको हम 2b लिख सकते हैं एंड 2c + 0f इसको हम 2c लिख सकते हैं। राइट साइड एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, आगे मैट्रिसेस हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा, और दरम्यान में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। इट मीन्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से हम पुट करके 1 बाय 1 इन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हमने बोथ साइड्स को कंपेयर करना है, तो हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ़ की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये यहाँ पे ए और डी दोनों आ रहे हैं, बी ई दोनों आ रहे हैं, सी एफ़ दोनों आ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इधर से कंपेयर करना शुरू करते हैं। वैसे तो हम कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें जो है वो 6 वैल्यूज़ ही चाहिए। तो जो हमें ईजी लगे हम उस एंट्री से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो है हमारे पास आ चुकी है कि जब मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। तो डी जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 के इक्वल, ई आ जाएगा 4, एफ आ जाएगा 1 के इक्वल। यहाँ से 2a = 1 है, तो यहाँ से हमारे पास a आ जाएगा 1/2। उसके बाद हमारे पास जो 2b है वो 2 के इक्वल है, तो यहाँ से b आ गया हमारे पास 1 एंड 2c = 0, तो c आ गया हमारे पास 0। तो a b c d e f सारे अननोन हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 जो है वो अननोन्स थे और 6 एंट्रीज हमने कंपेयर की, तो आंसर आ चुका है। अगर ज़्यादा होते तो हम फर्स्ट रो को भी फिर हमें यूज़ करना पड़ता। तो हमारे पास जो x बचेगा वो क्या बन जाएगा, अब हमारे पास a b c d e f है, तो हमारे पास बनेगा 1/2 1 0 2 4 1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स x आ चुका है जो हमने फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।